नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी बांग्लादेश में होने वाले चुनावों को लेकर बनते बिगड़ते समीकरणों की। साथ ही बात होगी युद्ध की आग में झुलसते अफ्रीकी देश कोंगो की। करेंगे इन दोनों अहम विषयों पर चर्चा भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला पर जमीनी हमले के दिए संकेत। तेल टैंकर पर कब्जे के बाद अब मादुरो के 3 रिश्तेदार और 6 शिपिंग कंपनियों पर लगाया प्रतिबंध। यूरोपियन यूनियन ने रूसी संपत्तियां जब्त रहने की दी अनुमति। यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए होगा रूस के 200 अरब यूरो का उपयोग। रूसी सेंट्रल बैंक ने दी मुकदमे की धमकी। कंबोडिया के साथ जारी संघर्ष के बीच थाईलैंड के पीएम ने किया संसद को भंग। अगले साल होंगे चुनाव। कंबोडिया के साथ संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप के साथ होगी चर्चा। बुल्गारिया में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा। सरकार की खराब आर्थिक नीतियों को लेकर हफ्तों से जारी था विरोध प्रदर्शन। डीआर कांगो और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों के बीच भीषण संघर्ष। दक्षिण किवू पर कब्जे का दावा। संघर्ष में कम से कम 400 लोगों की मौत। बड़े पैमाने पर विस्थापन जारी। और आइए अब शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश इस समय एक ऐसे राजनीतिक चौराहे पर खड़ा है जहां लोकतंत्र की बहाली की कोशिशें और अंतरिम सरकार की विवादास्पद चालें आमने सामने दिख रही हैं। चुनाव की तारीख तय होने के साथ ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर असहमति, आरोपों और सत्ता संघर्ष की परछाइयां गहराने लगी है। राष्ट्रपति से लेकर राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों तक हर मोर्चे पर टकराव बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश निष्पक्ष चुनावों की तरफ बढ़ रहा है या एक नए संवैधानिक संकट की ओर? क्या है जमीनी हकीकत, देखते हैं। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव की घोषणा ने देश को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से लोकतंत्र की बहाली की कोशिश तो हो रही है, लेकिन अंतरिम सरकार अपनी वापसी के लिए भी जमीन तलाशती दिख रही है। ताजा राजनीतिक हालात भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। दरअसल अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर मोहम्मद यूनुस की कई विवादास्पद निर्णय ने सुर्खियां बटोरी, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दलों की रजामंदी शामिल नहीं थी। कई मौके पर तो अंतरिम प्रशासन पर राष्ट्रपति और सेना प्रमुख की सलाह तक को नजरअंदाज करने का आरोप लगा। संसदीय चुनाव की घोषणा से ठीक पहले सलाहकार परिषद के नेताओं के कई मुद्दों पर मतभेद उभर कर सामने आए, जिसमें राष्ट्रपति पर इस्तीफा का दबाव बनाया गया। हालांकि बीएनपी ने ऐसे किसी भी प्रयास का जमकर विरोध करते हुए कह दिया कि राष्ट्रपति का पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिनके इस्तीफे से संवैधानिक संकट पैदा होगा। दूसरी तरफ एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट और जातीय नागरिक कमेटी ने राष्ट्रीय एकता की अपील करते हुए 1972 के संविधान को रद्द करने और राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को हटाने की मांग दोहरा डाली। उन्होंने राष्ट्रीय एकता में शामिल नहीं होने वाले दलों का बहिष्कार करने का भी आह्वान किया, जो 1972 के संविधान रद्द करने और राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर विरोध में है। बढ़ते विवाद के बीच मोहम्मद यूनुस की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल राष्ट्रपति का विरोध उसी छात्र संगठनों की ओर से किया जा रहा है जिसको सीढ़ी बनाकर मोहम्मद यूनुस सत्ता पर काबिज हुए हैं। यहां तक कि चुनाव से पहले छात्रों की राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी ने जमाते इस्लामी से टूटकर बनी अमर बांग्लादेश पार्टी और राष्ट्र संस्कृति आंदोलन के साथ मिलकर नया मोर्चा खड़ा कर दिया। समझा जाता है कि नया मोर्चा को मोहम्मद यूनुस का समर्थन है। हालांकि ताजा घटनाक्रम से नाराज राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने चुनाव के बाद इस्तीफा देने का संकेत दिया है। मीडिया को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ने अंतरिम सरकार पर बड़े आरोप लगाए। यूनुस सरकार द्वारा अपमानित महसूस करने का हवाला दिया गया तो पिछले 7 महीनों में राष्ट्रपति से कोई मुलाकात न होना, प्रेस विभाग को खत्म करना और दूतावासों से तस्वीरें उतारने जैसे आरोप लगाए गए। बहरहाल चुनाव तारीखों की घोषणा को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है, क्योंकि निर्णय लेने में देश के ज्यादातर लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले दल को दूर रखा गया। अवामी लीग ने चुनाव आयोग के कदम को गैर कानूनी बताया है और अंतरिम सरकार के मुखिया पर फासिस्ट ग्रुप का होने का आरोप लगाया है। बयान में कहा गया है कि मोहम्मद यूनुस सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान नहीं करा सकती। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होंगे और उसी दिन जुलाई चार्टर को लेकर जनमत संग्रह किया जाएगा।
तो चुनावों को लेकर तैयारियां तो हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, और मौजूदा स्थिति जो है वो भविष्य में क्या ऐसे ही रहने वाली है या उसमें कोई बड़ा बदलाव आएगा? आइए इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय भारद्वाज जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है, ऐसे में क्या निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? और अगर इस तरह की स्थितियां अभी और पनपती हैं तो क्या इसका इम्पैक्ट चुनाव पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? धन्यवाद गौरव जी। देखिए, हालात जो है वो चिंताजनक है और बेसिकली ये एक विवाद का हमेशा एक मुद्दा रहा है बांग्लादेश में कि कोई भी चुनाव हो वो फ्री, फेयर एंड मीनिंगफुल, और जी। सबसे बड़ा जो बात थी वो इंक्लूसिव इलेक्शंस हो। देखिए, शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी, ये सवाल तब भी उठते थे जब बीएनपी पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तो उनको सवाल उठाया जाता था कि चुनाव इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि अगर दो राजनीतिक दल बांग्लादेश में सबसे बड़े हैं, वो है अवामी लीग है जो बहुत ही उसकी महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्रता आंदोलन में रही, 1971 में रही और बांग्लादेश की आज़ादी में रही। और जो दूसरे राजनीतिक दल है वो बीएनपी है, जिसका जो सोशल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो आर्मी रही है, क्योंकि वो जियाउर रहमान के द्वारा बनाई हुई पार्टी है, लेकिन उनका बड़ा एक राजनीतिक बेस उन्होंने अपना तैयार किया। अब ये सवाल यहाँ आ रहा है कि कभी बीएनपी सत्ता में नहीं रहती, पार्टिसिपेट नहीं करती थी इलेक्शन में। इस बार कॉन्स्टिट्यूशनली एक तरीके से अवामी लीग जो जिसका पैन बांग्लादेश प्रेजेंस है, उस राजनीतिक दल को का रजिस्ट्रेशन को बैन कर दिया गया, उसके पार्टिसिपेशन को रोक दिया गया, और उसकी जो स्टूडेंट विंग है, छात्र लीग है, उसको भी बैन कर दिया गया। और उन अवामी लीग के बिना अगर चुनाव होता है तो ये बात मान के चलिए साफ साफ कि ये इंक्लूसिव चुनाव नहीं है और ये ज्यादा राजनीतिक संकट पैदा करेगा। आज भी अगर मोटे तौर पे अगर सर्वे किया जाए और जनता से बात की जाए तो आज भी अवामी लीग की 30% से ज्यादा वहां पे पॉपुलैरिटी है। दूसरी बात की जो दूसरी बीएनपी है वो भी बहुत कुछ हद तक जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल कोई उसकी कोई या संवैधानिक वैधता नहीं है, और जिसके ऊपर लेजिटिमेसी क्राइसिस बना हुआ है, क्योंकि वो कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, मोहम्मद यूनुस की है, वो एक खास सिंडिकेट के इशारों पर काम कर रही है। तो उससे भी बीएनपी भी बहुत कुछ हद तक खुश नहीं है। और तो बेसिकली मोहम्मद यूनुस इस तरीके से काम कर रहे हैं कि एक खास राजनीतिक सिंडिकेट, जिसमें जमात इस्लाम मान लीजिए, और साथ ही साथ जो एनसीपी जो नई राजनीतिक दल है जो स्टूडेंट के माध्यम से बनाई गई है, उनको अपीज करना या उनको सत्ता में लाने का एक बेसिकली अथॉरिटेरियन एक प्रयास है। जो ये जो अपने आप में संजय जी कितना बड़ा चैलेंज नजर आता है, क्योंकि एक तरफ राष्ट्रपति, उसके बाद राजनीतिक दल, और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि छात्रों की जब आप बात करते हैं उनकी यूनियन, तो ये तमाम जो अलग अलग फैक्टर्स हैं ये आपकी बार चुनाव में क्या रंग दिखा सकते हैं? क्या आपकी बार बांग्लादेश में इसको लेकर भी कोई बड़ी झड़प निकलते हुए सामने आ सकती है? क्योंकि इस चुनाव को लेकर और मौजूदा स्थिति को लेकर जो आवाम है वो काफी परेशान नजर आई थी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो चैलेंज है वो कितना बड़ा अभी नजर आ रहा है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि राजनीतिक जो अभी जो चिंताएं हैं वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की के आधार पर और जिस तरीके से चुनाव कराया जा रहा है वो इंक्लूसिव चुनाव नहीं है, और जिस तरीके से संवैधानिक पदों का एक तरीके से उनके साथ मखौल उड़ाया जा रहा है, जो जिस तरीके से राष्ट्रपति साबुद्दीन ने इंडिकेट किया कि 7 महीने से कोई मुलाकात नहीं है, उनका कोई प्रेस एडवाइजर नहीं है, उनको कोई किसी तरीके का अपीयरेंस नहीं है, तो एक तरीके ये संविधान के साथ खेल खेला जा रहा है। जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है, और उसके पीछे जो ताकतें हैं वो बेसिकली कट्टरपंथी फांसीवादी ताकतें हैं, और वो बांग्लादेश को पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाने का प्रयास कर रही है कि भाई जो सारा सिस्टम है, जो सारा शो वहां पे जो मैनेज किया जाए वो उसी तरीके से किया जाए जो पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान में कर रही है। यहाँ पर जमात इस्लाम एक किंग मेकर की भूमिका निभाना चाहती है, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि वो जो आज़ादी 1971 में जिसमें 30 लाख लोग शहीद हुए थे, जितना इतनी बड़ी कुर्बानी दी, और जनता ने उम्मीद किया था कि एक जो बांग्लादेश होगा वो इंक्लूसिव होगा, डेमोक्रेटिक होगा, सेकुलर होगा, वो सब उम्मीदें लोगों की धराशायी होती नजर आ रही है। और ये राजनीतिक अस्थिरता निश्चित रूप से एक अच्छा संकेत नहीं दे रही, ना केवल बांग्लादेश के लिए, ये पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि इससे माइनॉरिटीज पर अत्याचार होंगे, जो सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज है उन पर अत्याचार होंगे, और अगर कोशिश ये भी की जा रही है कि बीएनपी को भी किसी न किसी तरीके से मार्जिनलाइज कर दिया जाए, तो ये एक तरीके से ऑथोरिटेरियन या कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल कू के माध्यम से उसमें खास जो राजनीतिक दल है, जो किंग्स पार्टी है, एनसीपी है, और जमात इस्लाम का एक गठबंधन का सरकार बन जाए। जो ऐसे कि में एक सवाल आता है संजय जी ये भी कि प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस पूरे हम देख रहे हैं पूरे इलेक्शन को निष्पक्ष तरीके से देखना और उसके अलावा वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, क्योंकि हमने देखा था कि बांग्लादेश ने वो आग झेली है जिसमें सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से खराब हुई थी, वो सबने देखा था। तो अब चुनाव और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था, ये कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, मुझे लगता है कि जो अभी जो तंत्र बनाया गया है, जो वहाँ का बेसिकली आप चीफ सेक्रेटरीज देख लीजिए, यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जजेस देख लीजिए, ये खास विचार के लोगों को बेसिकली पद पे बिठाया गया है। आप मान के चलिए कि जो लगभग जो 45 मिनिस्ट्री हैं उसमें ज़्यादातर जो सेक्रेटरीज हैं वो जमात इस्लाम के काडर है। तो एक तरीके से जो पूरा तंत्र है, जो वहाँ की मशीनरी है, जो पुलिस है, आर्मी है, उसमें उन्हीं लोगों को बनाया गया है जो मोहम्मद यूनुस की इंटरिम सरकार को, या आप ये कहिए कि जमात इस्लाम और एनसीपी को चुनाव को एक तरीके से मैनेज करने का एक सरल तरीका उनको दिखा सकते हैं। तो ये बात मान के चलिए कि इस व्यवस्था में जो कि एक इंटरिम गवर्नमेंट के माध्यम से बनाई गई है, इसमें किसी तरीके का इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव इलेक्शन होने के आसार नहीं दिखते। इनको करना चाहिए जैसे 2006 से 2008 के बीच में आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी, और उस आर्मी बैक्ड केयरटेकर गवर्नमेंट ने फ्री और फेयर इलेक्शंस कराए थे जो सभी राजनीतिक दलों को एक्सेप्टेड थे। मोहम्मद यूनुस को स्टेप डाउन करना चाहिए और एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट को दोबारा से जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मत गवर्नमेंट हो वो उसके माध्यम से चुनाव कराना चाहिए, और सभी राजनीतिक दलों को, जिसमें अवामी लीग भी है, बीएनपी भी है, जमात इस्लाम भी है, एनसीपी भी है, सभी राजनीतिक दलों को उसमें हिस्सेदारी होगी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश में राजनीतिक स्थायित्व आएगा। नहीं तो बांग्लादेश अगले कुछ महीनों में आप ये मान के चलिए कि एक तरीके से एक केओस होगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, बिल्कुल संजय जी, आने वाले समय में देखना भी होगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किस तरह से रहता है, सुरक्षा नीतियां कैसे बनती हैं और उसके बाद क्या कुछ नजर आता है, आने वाले समय में ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से आपको रूबरू कराएंगे जो कि कांगो से जुड़ी हुई है और वहां पर किस तरह से जो युद्ध है वो नजर आ रहा है, क्या कुछ उसके मायने हैं और क्यों आखिर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, सब कुछ बताएंगे, उसी पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आगे बढ़ेंगे और अगली खबर से आपको रूबरू कराएंगे क्योंकि अगली खबर भी बहुत महत्वपूर्ण है और इंटरनेशनल फोरम पे उसके क्या कुछ मायने हैं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अफ्रीका के दिल में बसे DR कांगो में शांति की उम्मीद एक बार फिर से टूट गई है और संसाधनों से भरपूर यह जमीन अब खून और बारूद की लपट से जल रही है। अमेरिकी मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम एक हफ्ता भी नहीं टिक पाया और M23 विद्रोहियों का आतंक फिर से किवू प्रांत पर टूट पड़ा और 400 से ज्यादा निर्दोष, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मौत का शिकार हो चुके हैं। क्या है मौजूदा हालात, आइए जानते हैं।
गरीबी और बदहाली से मजबूर लेकिन संसाधन से भरपूर अफ्रीकी देश डीआर कांगो में आशा की एक किरण उस वक्त दिखी जब अमेरिकी मध्यस्थता में संघर्ष विराम समझौते को अंजाम दिया गया, लेकिन महज एक हफ्ते के अंदर शांति समझौता टूट गया। हालांकि जानकारों ने शांति समझौते की सफलता पर उस वक्त भी संदेह जताया था, क्योंकि इसमें विद्रोही समूह M23 को शामिल नहीं किया गया। दिसंबर के पहले हफ्ते में हुए समझौते में इस बात का जिक्र किया गया था कि रवांडा M23 जैसे सशस्त्र समूहों का समर्थन नहीं करेगा। माना जाता है कि M23 विद्रोही समूह को रवांडा का समर्थन प्राप्त है। हालांकि रवांडा अपने ऊपर लगे आरोपों को हमेशा से खारिज करता रहा है। बहरहाल समझौता टूटने के बाद अब कांगो और रवांडा के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। पूर्वी कांगो स्थित किवू प्रांत में पिछले कई दिनों से M23 विद्रोहियों का उत्पात जारी है। हमले में अब तक 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। किवू अधिकारियों का दावा है कि विद्रोहियों को रवांडा की स्पेशल फोर्सेस का साथ मिल रहा है, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर उवीरा में मौजूद है। M23 के विद्रोहियों ने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर उवीरा पर कब्जा करने की पुष्टि की। दरअसल उवीरा पड़ोसी देश बुरुंडी के सबसे बड़े शहर बुजुम्बुरा के करीब है, इसलिए बुरुंडी के माथे पर बल पड़ना जायज है। उसने अमेरिका से रवांडा पर दबाव बढ़ाने की अपील की ताकि समझौते को लागू किया जा सके। क्षेत्र में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि 30,000 से अधिक लोगों को बुरुंडी में शरण लेना पड़ा है। इस बीच अफ्रीकी संघ सभी पक्षों से दोहा फ्रेमवर्क समझौते और वाशिंगटन समझौते को मानने की अपील करते हुए संयम बरतने और राजनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। इससे पहले अमेरिका ने M23 और रवांडाई सैनिकों से हमला तुरंत रोकने और अपने सैनिकों को वापस बुलाने को कहा था। हालांकि रवांडा ने ताजा संघर्ष विराम का ठिकरा डीआर कांगो की सेना पर फोड़ा। रवांडा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांगो कभी भी युद्ध विराम को लेकर गंभीर ही नहीं था। दरअसल पूर्वी कांगो में दुर्लभ खनिज धातुओं का विशाल भंडार मौजूद है, जिसकी वजह से दुनिया की नजरें इस इलाके पर टिकी है। आंकड़ों के मुताबिक पूर्वी कांगो में मौजूद खनिज संसाधनों की अनुमानित कीमत $24 ट्रिलियन से ज्यादा हो सकती है। इसी संसाधन की लूट के लिए पूर्वी कांगो और रवांडा सीमा के पास 100 से अधिक सशस्त्र समूह सक्रिय हैं, जिनमें M23 को सबसे खतरनाक माना जाता है। दरअसल दशकों से जारी संघर्ष में अब तक लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इतना ही नहीं, संघर्ष ने दुनिया में एक ऐसे मानवीय संकट को खड़ा कर दिया जिसने क्षेत्र के अधिकतर हिस्से को गरीबी और भूखमरी की चपेट में ले लिया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक लड़ाई की वजह से 70 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तो आखिर ये युद्ध आखिर कब रुकेगा, और रुकेगा भी नहीं या आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इसी सवाल का जवाब आइए तलाशते हैं और अपने जो खास मेहमान हैं उनके पास चलते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। संजय जी, सबसे पहले तो अब यही स्थिति, क्योंकि अभी ये युद्ध कहां तक जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जो हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती तो पेश कर रहा है, लेकिन क्या इसके मायने अभी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि ये युद्ध आगे रुक पाएगा या अभी और भी इसमें जो स्थितियां हैं वो और दयनीय बन सकती हैं? क्या आपको लगता है? देखिए, ये बात साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी हुए दो बार। अभी तो पिछले वीक जो वाशिंगटन में एक तरीके से पीस प्रोसेस रवांडा और कांगो के बीच में करने का प्रयास किया गया था, और उससे पहले दोहा में भी पीस प्रोसेस शुरू किया, लेकिन दोनों ही विफल रहे। इसके 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। एक तो डोमेस्टिक जो फैक्टर्स हैं वो है, दूसरा रीजनल फैक्टर्स हैं, और तीसरा जो इंटरनेशनल फैक्टर्स है। देखिए, डोमेस्टिक फैक्टर्स में ये बात मान के चलिए कि ये जो ईस्टर्न कांगो जो क्षेत्र है, ये बहुत ही मिनरल रिच क्षेत्र है, और इस पर सबकी नज़र है। इसको सब कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसमें खासकर जो M20 जो ऑर्गेनाइजेशन है और लगभग 100 और दूसरे आउटफिट्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रांगली सक्रिय हैं। वो उसको पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहते हैं। वहाँ से जो उवीरा जो पोर्ट है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो इंटरनली बेसिकली जो रिसोर्सेज हैं उस पर बहुत सबकी नज़रें टिकी हुई है। और उससे सबसे बड़ा जो फर्क पड़ रहा है कि लगभग 11 लाख जो कांगोयन हैं, जो DRC के लोग हैं, वो शरण रिफ्यूजी लेने के लिए आतायित हैं कई सालों से, क्योंकि ये बहुत पुराना
पुराना संघर्ष चल रहा है, लगभग 1995 से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स बहुत स्ट्रांगली कंटेस्टेड हैं एक दूसरे से। दूसरा ये देखिए कि इसका जो बॉर्डर है, कांगोयन जो डीआरसी बॉर्डर है, वो बुरुंडी और रुवांडा दोनों से लगा हुआ है। रुवांडा का बहुत स्ट्रांग इंटरेस्ट है इसमें। कांगोयन का जो ईस्टर्न क्षेत्र है, जो मिनरल रिच क्षेत्र है, उसमें बहुत स्ट्रांग एक इंटरेस्ट है, और इसीलिए वो M20 जो सबसे खतरनाक संगठन है उसको समर्थन कर रहा है। उसी ने ही बेसिकली, क्योंकि जो पीस प्रोसेस हुआ वॉशिंगटन में, उसमें M23 को नहीं लिया गया, तो एक दूसरा फैक्टर है कि वो रिवोल्ट करके इस ऐसे में संजय जी एक बात और जो इंटरनेशनल फोरम से लगातार जो नजर डाल रहे हैं कि वो जो खनिज संसाधनों की बात हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अब की बार पूरे इस गृह युद्ध को और बड़ा बनाने में अपनी जो भूमिका है वो निभाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए गौरव जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, वहां पर चाइना बहुत डीपली इन्वॉल्व है। चाइना ने बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उसको कंट्रोल किया हुआ है, और वही चाइना जो है वो डिफरेंट जो आउटफिट्स हैं, जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, उनको आर्म्स भी सप्लाई कर रहा है। वो M23 को, वो रुवांडा को भी आर्म सप्लाई कर रहा है, वही कांगोयन को भी आर्म सप्लाई, आर्मी को सप्लाई कर रहा है। और चीन जो है उसकी नीयत यह है कि जो दूसरी स्टेक होल्डर्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेक होल्डर्स हैं, उस मिनरल्स पर किसी की नजर नहीं जाए, और वहां से वो इंपोर्ट, और ये बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है। ये खाली ये सब कांगोयन का ही ये नहीं है, अफ्रीकन का दूसरे जो कंट्रीज है, आप लीबिया देखिए, सीरिया देखिए, इन कंट्रीज में भी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है, जो इनके रिसोर्सेज हैं, जो रिच रिसोर्सेज हैं, मेटल बेसिकली, जिससे चाइना पूरा इंपोर्ट कर रहा है, उस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। वो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसीलिए ये कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। और एक बात और भी है, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट भी बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जब तक इसका सभी पार्टीज को पीस प्रोसेस में शामिल नहीं करेंगे, एक सस्टेनेबल पीस नेगोशिएशंस नहीं हो पाएगा, और वहां पे शांति नहीं हो पाएगी। जस्ट पीस, बिल्कुल, ये सब ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लगातार नजर इस पर रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये फैक्टर इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं क्योंकि जो अभी स्थितियां हैं वो आगे चल के और क्या कुछ इसकी रूपरेखा बदलती हुई नजर आ सकती है, उस पर खास फोकस करते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से यहां पर करने के लिए। तो इसी के साथ आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं दुनिया की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। तो आप इन खबरों को देखिए और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के समाधान में प्रगति न होने से निराश हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की के नए प्रस्ताव पर अगर कोई शांति वार्ता होती है तो अमेरिकी प्रतिनिधि उसमें जरूर हिस्सा लेगा। संशोधित प्रस्ताव में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डोनावासा से सेना को हटाने के लिए कीव बाध्य नहीं है, जिसको लेकर अमेरिका दबाव बना रहा है। इस बीच क्रेमलिन की ओर से कहा गया है कि मॉस्को ने फिलहाल संशोधित प्रस्ताव नहीं देखा है, लेकिन उन्हें आशंका है कि कई चीजें रूस को पसंद नहीं आएंगी। कंबोडिया के साथ जारी संघर्ष के बीच थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चारनाविराकुल ने देश की संसद को भंग कर दिया है। संसद भंग होने से देश की राजनीति पूरी तरह से अस्थिर हो गया है। हालांकि संसद भंग होने के बाद अब थाईलैंड में अगले साल चुनाव का रास्ता भी साफ हो गया है। अनुतिन केवल 3 महीने पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने शिनावात्रा का स्थान लिया था, जो केवल 1 वर्ष तक ही पद पर रहीं। बुल्गारिया में भ्रष्टाचार विरोधी व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री रोसेन जेल्याज़कोव ने गुरुवार को अपनी गठबंधन सरकार के इस्तीफे की घोषणा कर दी। 1 साल से भी कम समय में सरकार गिरने के कारण देश में मध्यावधि चुनाव होना अब लगभग तय हो गया है। प्रधानमंत्री का ये कदम विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले आया है। दरअसल बुल्गारियाई सरकार पर खराब आर्थिक नीतियों का आरोप था, जिसके विरोध में हफ्तों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रिया में अब 14 साल से कम उम्र की लड़कियां स्कूल में हिजाब नहीं पहन सकेंगी। ऑस्ट्रियाई सरकार के अनुसार ये कदम छोटी लड़कियों को उत्पीड़न से बचाने की संप्रभुता का समर्थन किया है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के तट से एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। साथ ही वेनेजुएला ध्वज वाले 6 जहाजों जिन पर वेनेजुएला का तेल परिवहन करने का आरोप है, उन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया है।